नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एवरग्रीन पाठशाला के यूट्यूब चैनल पर। इंडियन पॉलिटी रिवीजन सीरीज में आज हमारी दूसरी क्लास है। पहली क्लास में हमने अनुच्छेद 1 से लेकर आर्टिकल 51 ए तक के जो अनुच्छेद थे उनका रिवीजन कर लिया है। दूसरी क्लास में आज हम अनुच्छेद 52 से लेकर 101 तक के अनुच्छेदों का रिवीजन करेंगे। बिना देर किए क्लास शुरू करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, वीडियो को आप जब भी देखें पूरा देखने के दो फायदे हैं। एक तो क्लास के साथ आपका इंटरेस्ट बन जाता है और सब्जेक्ट में भी आपको इंटरेस्ट आने लग जाता है और चीजें अच्छे से आपके याद होने लग जाती हैं। शुरू करते हैं आज की क्लास। अनुच्छेद 52। सबसे पहले तो भाग 5 हम पढ़ रहे हैं। भाग 4 तक का हमने रिवीजन कर लिया है। भाग 5 का नाम जो है वो है संघ सरकार, और संघ सरकार में जो अनुच्छेद आते हैं उनका वर्णन है 52 से लेकर 151 तक के अनुच्छेद भाग 5 में सम्मिलित करते हैं। अब हम शुरू करते हैं क्लास। अनुच्छेद 52, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। यह अनुच्छेद 52 कहता है। अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53, इसमें राष्ट्रपति की कार्यपालिका संबंधी शक्तियों का उल्लेख है और इन शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति अपने अधीनस्थ अधिकारियों की सहायता से करता है। यह अनुच्छेद 53 कहता है। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति चुनने के लिए जो निर्वाचक मंडल होता है उसका उल्लेख है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का उल्लेख अनुच्छेद 54 में है और उसमें कौन कौन शामिल है? संसद के सभी निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य और दिल्ली और पुडुचेरी जो है केंद्र शासित प्रदेश, उनकी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। इसमें मनोनीत सदस्य कहीं के भी हों शामिल नहीं किए जाएंगे। राज्य विधान परिषद के सदस्य भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। मनोनीत सदस्य, संसद में मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, इसलिए मनोनीत सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं। ठीक है। राज्य विधान परिषद के सदस्य क्यों भाग नहीं लेते? क्योंकि राज्य विधान परिषद के सदस्य इसलिए भाग नहीं लेते क्योंकि भारत के सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं है, इसलिए विधान परिषद के सदस्यों को भी इसमें भाग लेना नहीं जाता है। अब हम चलते हैं अनुच्छेद 55 पर। अनुच्छेद 55 क्या कहता है? राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि। एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व गुप्त मतदान प्रणाली राष्ट्रपति के चुनाव की विधि है। एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व गुप्त मतदान प्रणाली। ठीक है। इसके बारे में डिटेल से हम अध्ययन तब करेंगे जब हम राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए पॉलिटी की क्लासें शुरू करेंगे। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख है। कितना होता है? 5 वर्ष होता है और इसमें राष्ट्रपति को किस आधार पर हटाया जाएगा उसका उल्लेख भी है। महाभियोग द्वारा हटाया जाता है। कब? जब वह संविधान का उल्लंघन करता है तब। ठीक है। महाभियोग की जो प्रक्रिया है उसका उल्लेख अनुच्छेद 61 में, यह भी आपको याद रखना है। अनुच्छेद 57, कोई भी व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है, इसका उल्लेख अनुच्छेद 57 में। ठीक है। 57 में यह बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति का पद धारण कर सकता है। ठीक है। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति पद की योग्यताओं के बारे में बताया गया कि एलिजिबिलिटी या एलिजिबल व्यक्ति कौन होगा। जिसमें एलिजिबिलिटी होगी वही व्यक्ति राष्ट्रपति पद के योग्य होगा। कौन होगा? पहली बात, भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी एज 35 वर्ष हो जानी चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए और लोकसभा सदस्य बनने की उसमें योग्यता होनी चाहिए। अगर उस व्यक्ति में ये योग्यताएं हैं तो वह भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। अब आते हैं अनुच्छेद 59। इसमें शर्तों का उल्लेख है। शर्तों में क्या क्या आएंगी? सबसे पहली शर्त है, जब कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बन जाएगा तो वह संसद और राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं रह सकता है। इस बात का उल्लेख अनुच्छेद 59 में है। ये पहली कंडीशन। और पहली कंडीशन में लिखा हुआ है, यदि व्यक्ति सदस्य है और वह राष्ट्रपति चुन लिया गया है तो उसकी सदस्यता जो है ना किसी भी सदन की, वो स्वतः समाप्त हो जाएगी। ठीक है। अब इसके आगे चलते हैं। दूसरी शर्त क्या है? उसे किसी भी लाभ के पद को धारण नहीं किया जा सकता। जब व्यक्ति राष्ट्रपति बन जाएगा तो वह कोई भी लाभ का पद धारण नहीं कर सकता है। ये दूसरी कंडीशन है। तीसरी कंडीशन है कि राष्ट्रपति को रहने के लिए एक बिना किराए का आवास उपलब्ध करवाया जाएगा। ठीक है। चौथी कंडीशन क्या है? चौथी कंडीशन है, पद पर रहते हुए उनके वेतन में हानिकारक परिवर्तन नहीं किया जाएगा।
ठीक है, ये था अनुच्छेद 59। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति द्वारा ली जाने वाली शपथ के प्रारूप का उल्लेख है। राष्ट्रपति द्वारा किसकी शपथ ली जाती है? संविधान की रक्षा करने की और लोगों के कल्याण की शपथ राष्ट्रपति लेता है। यह अनुच्छेद 60 में वर्णित है। ठीक है, इसके बाद शपथ दिलवाता कौन है? उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलवाई जाती है, और यदि वो अनुपस्थित हैं तो वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा शपथ दिलवाई जाएगी। ठीक है, यह अनुच्छेद 60 कहता है। अनुच्छेद 61 महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख करता है। महाभियोग के बारे में बताया कहा गया था अनुच्छेद 56 में। यह कहा गया था कि राष्ट्रपति को महाभियोग से हटाया जाएगा, और उसकी क्या प्रक्रिया होगी वो अनुच्छेद 61 में बताई गई है। अनुच्छेद 62 क्या कहता है? इसमें इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि निर्धारित कार्यकाल से पूर्व यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो नए चुनाव 6 माह में करवाए जाएंगे। ऐसी स्थिति में भी चुनाव पूरे 5 वर्षों के लिए करवाए जाते हैं। अब तक हमने 52 से लेके 62 तक के अनुच्छेद पढ़ लिए। एक बार हम इनका रिवीजन करते हैं। अनुच्छेद 52 क्या कहता है? अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 क्या कहता है? अनुच्छेद 53 में राष्ट्रपति की कार्यपालिका संबंधी शक्तियों का उल्लेख है, और उसका प्रयोग वह अपने अधीनस्थ अधिकारियों की सहायता से करता है। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल है? संसद के निर्वाचित सदस्य, सभी राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, और दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। शामिल कौन नहीं है? मनोनीत सदस्य शामिल नहीं है, ना तो राज्य विधानसभाओं के ना ही संसद के। इसके अलावा विधान परिषद के सदस्य भी इसमें शामिल नहीं है। ये 54 है। अब हम आते हैं अनुच्छेद 55। राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि का उल्लेख अनुच्छेद 55 में। विधि कौन सी है? एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व गुप्त मतदान प्रणाली राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि है। यह हमें एक्यूरेट ऐसे कैसे याद होनी चाहिए। सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि क्या है? एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व गुप्त मतदान प्रणाली। गुप्त मतदान प्रणाली क्यों है? क्योंकि जो भी सदस्य वोट देंगे वो एक दूसरे को दिखा नहीं सकते हैं, इसलिए गुप्त मतदान प्रणाली है। अनुच्छेद 56 इसमें राष्ट्रपति के कार्यकाल का वर्णन है। कार्यकाल 5 वर्ष होता है, और हटाने का भी वर्णन है। हटाएंगे किससे? महाभियोग से हटाएंगे। उसकी प्रक्रिया कहां है? अनुच्छेद 61 में। अनुच्छेद 57 क्या कहता है? 57 कहता है कि कोई भी व्यक्ति कितनी भी बार भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। अनुच्छेद 58 इसमें राष्ट्रपति पद की योग्यताओं का उल्लेख है। योग्यताएं 4 बताई गई हैं। भारत का नागरिक हो, न्यूनतम आयु 35 वर्ष हो, लाभ के पद पर नहीं हो, और लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। अनुच्छेद 59 इसमें शर्तों का उल्लेख है। शर्तों में पहली शर्त, राष्ट्रपति बनने के बाद संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं रह सकता। यदि सदस्य है तो सदस्यता समाप्त हो जाएगी। दूसरा, कोई भी लाभ का पद धारण नहीं कर सकता। तीसरी, बिना किराए का एक घर रहने के लिए उपलब्ध करवाया जाता है। और चौथा, उनके पद पर रहते हुए वेतन में हानिकारक परिवर्तन नहीं किया जाता। हानिकारक परिवर्तन का मतलब, यदि सैलरी 3 लाख है और व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर है तो उसे घटाकर 2.80 लाख नहीं कर सकते, इसे बढ़ाया ही जा सकता है। सॉरी। अब हम चलते हैं अनुच्छेद 60 पर। अनुच्छेद जो 60 है उसमें राष्ट्रपति द्वारा जो शपथ ली जाती है उसके प्रारूप का उल्लेख है। प्रारूप में क्या आएगा? किसकी शपथ लेगा? शपथ लेगा संविधान की रक्षा की और लोगों के कल्याण की शपथ राष्ट्रपति द्वारा ली जाती है। इसके साथ साथ शपथ दिलाएगा कौन? तो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा यह शपथ दिलवाई जाती है। अनुच्छेद 61 महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख अनुच्छेद 61 में है। यह बात भी आपको याद रखनी चाहिए। अनुच्छेद 62 इसमें यह स्पष्ट उल्लेखित है कि यदि निर्धारित कार्यकाल से पूर्व किसी भी परिस्थिति में राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है, मतलब मान ले कि आज राष्ट्रपति अपने पद पर है, उसके कार्यकाल के 3 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं और अब उनकी डेथ हो जाती है या अन्य किसी कारण से यह पद रिक्त हो जाता है, तो नए चुनाव 6 माह के अंदर करवाने होंगे। ये
प्रावधान अनुच्छेद 62 में किया गया है। अगर इन अनुच्छेदों में कहीं भी आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे अपना डाउट लिखकर भेज सकते हैं। मैं अगली क्लास के प्रारंभ में उस डाउट को क्लियर कर दूंगा। अब हम अगले अनुच्छेदों पर चलते हैं। अनुच्छेद 63, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 63 कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। ठीक है। अनुच्छेद 64, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। इसको आप स्टार मार्क कर लें, ये इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति वाले तो सारे अनुच्छेद ही इंपॉर्टेंट है, उपराष्ट्रपति में आप अनुच्छेद 64 को स्टार मार्क कर लें। ठीक है। अनुच्छेद 65 क्या कहेगा? राष्ट्रपति का पद निर्धारित कार्यकाल से पूर्व रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। अनुच्छेद 65 कहता है कि यदि किसी कारणवश राष्ट्रपति का जो पद था वो निर्धारित कार्यकाल 5 वर्ष होता है, उससे पहले मान लिया कि 2.5 वर्ष बाद ये पद रिक्त हो गया, तो उपराष्ट्रपति जब तक नए राष्ट्रपति नहीं चुने जाएंगे तब तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। ठीक है। ये बात अनुच्छेद 65 में लिखी हुई है। अनुच्छेद 66, उपराष्ट्रपति पद की जो योग्यताएं बताई गई हैं वो अनुच्छेद 66 में बताई गई हैं। क्या बताई गई हैं? पहली योग्यता है वह भारत का नागरिक हो। ठीक है। दूसरी है न्यूनतम आयु 35 वर्ष हो, राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो और किसी लाभ के पद पर नहीं हो। ये कंडीशंस अगर कोई व्यक्ति पूरा कर रहा है या ये योग्यताएं कोई व्यक्ति रख रहा है तो वह भारत का उपराष्ट्रपति बन सकता है। ये अनुच्छेद 66 में बताया गया है। अनुच्छेद 66 में ही उपराष्ट्रपति के निर्वाचन विधि का उल्लेख है। इनकी निर्वाचन की जो विधि है वो भी यही है, एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व गुप्त मतदान प्रणाली। ये उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि है। उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है वह लोकसभा और राज्यसभाओं के सभी सदस्य मिलकर करते हैं। अब याद रखना, पहली बात तो राज्य के सदस्य, राज्य विधानसभाओं के जो सदस्य हैं वो उपराष्ट्रपति के चुनाव में शामिल नहीं होते। संसद के दोनों सदनों के जो सभी सदस्य हैं, जिसमें मनोनीत प्लस निर्वाचित दोनों सदस्य इसमें भाग लेते हैं। ठीक है। अनुच्छेद 67, उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है। उपराष्ट्रपति के पद से हटाने की विधि का उल्लेख भी अनुच्छेद 67 में, और जब भी उपराष्ट्रपति को पद से हटाने संबंधी प्रस्ताव लाया जाएगा तो हमेशा सबसे पहले वो राज्यसभा में लाया जाएगा। ये आपको याद रखना है कि इसको हम ऐसे देख सकते हैं कि उपराष्ट्रपति को हटाने की जो पहल है वो हमेशा राज्यसभा द्वारा की जाती है। ये राज्यसभा का एक विशेष प्रकार का विशेषाधिकार भी आप इसे कह सकते हैं। ठीक है। ये बात आपको याद रखना है। और ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, इसलिए उपराष्ट्रपति को हटाने की पहल राज्यसभा द्वारा की जाती है। ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। अब हम चलते हैं अनुच्छेद 68 में। निर्धारित कार्यकाल से पूर्व यदि उपराष्ट्रपति का स्थान रिक्त हो जाए तो नए चुनाव यथाशीघ्र करवाए जाते हैं। हमने अनुच्छेद 62 पढ़ा था, उसमें 6 माह की अवधि का उल्लेख था राष्ट्रपति के लिए, लेकिन उपराष्ट्रपति के लिए ऐसी किसी अवधि का उल्लेख नहीं है। वहां पर सिर्फ यथाशीघ्र लिखा गया है कि यथाशीघ्र करवाए जाएंगे उपराष्ट्रपति के चुनाव। अनुच्छेद 69, उपराष्ट्रपति के द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप या शपथ ग्रहण के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 69 में। अनुच्छेद 70 क्या है? अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्माण की जो कंडीशंस दे रखी हैं संविधान में, इसके अलावा भी कोई कंडीशन उत्पन्न हो जाती है तो राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन कौन करेगा? अब इन कंडीशन से मतलब क्या है? मतलब देखिए कि यदि राष्ट्रपति था कोई और उस राष्ट्रपति की पद पर रहते हुए डेथ हो गई या अन्य किसी कारण से ये स्थान खाली हो गया, उसी समय उपराष्ट्रपति का पद भी यदि खाली था तो फिर राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करेगा कौन? ऐसी स्थिति में जो कानून बनाने का अधिकार होगा वो संसद का होगा। यह प्रावधान अनुच्छेद 70 में किया गया। इसके तहत संसद ने एक कानून बनाया और उसके तहत यह कहा गया कि यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के ही पद रिक्त हो जाएं और अन्य कोई परिस्थिति उत्पन्न हो जाए तो जो राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन है वो भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा किया जाएगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया द्वारा किया जाएगा। ये आपको याद रखना। अब हम अनुच्छेद 63 से 70 तक का एक बार रिवीजन करते हैं। अनुच्छेद 63, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ये बताया गया है। अनुच्छेद 64 कहता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, ये बात भी आपको याद हो गई। अनुच्छेद 65 क्या कहता है कि राष्ट्रपति का पद जब निर्धारित कार्यकाल से पूर्व
रिक्त हो जाएगा तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। ये बात आपको याद रखनी है। अनुच्छेद 66 इसमें योग्यताएं हैं। सबसे पहले योग्यताओं में भारत का नागरिक, उम्र 35 वर्ष, राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता और लाभ का पद नहीं होना चाहिए। ये उसकी योग्यताएं थी। विधि क्या थी? एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व गुप्त मतदान प्रणाली। और चुनते कौन है? लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य मिलकर उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। यहां पर निर्वाचित और मनोनीत सदस्यों का कोई रोल नहीं है, सभी सदस्य मिलकर करेंगे। ठीक है। अनुच्छेद 67 में कार्यकाल का वर्णन है, 5 वर्ष होता है। किस प्रकार हटाया जाएगा इस चीज का वर्णन भी 67 में है। और हटाने संबंधी जो प्रस्ताव है वह पहले राज्यसभा में लाया जाएगा, इस बात का भी इस अनुच्छेद में उल्लेख है। अनुच्छेद 68, यदि निर्धारित कार्यकाल से पूर्व उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो नए चुनाव यथाशीघ्र करवाए जाएंगे। यहां निश्चित अवधि का उल्लेख नहीं है, केवल यथाशीघ्र शब्द का उल्लेख किया गया है। ये बात हमें याद रखनी है। अनुच्छेद 69 में उपराष्ट्रपति की शपथ ग्रहण के बारे में बताया गया है, या शपथ के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 70, संविधान में दी गई परिस्थितियों के अलावा अन्य कभी ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाए तो उस समय राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन कौन करेगा, इसके बारे में कहा गया। इसके तहत एक कानून बनाया गया और उसमें बताया गया कि जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही पद खाली होंगे तब भारत के सीजेआई के द्वारा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन किया जाएगा। ठीक है। अब तक हम 70 तक पढ़ चुके हैं। अब हमारा अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 71। अनुच्छेद 71 क्या कहता है? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों की सुनवाई केवल उच्चतम न्यायालय में की जाएगी, या उच्चतम न्यायालय करता है और उसका निर्णय अंतिम होता है। अब देखो, चुनाव करवाना जो काम है ना, वो चुनाव करवाने का काम करता है निर्वाचन आयोग। लेकिन निर्वाचन आयोग जब चुनाव संपन्न करवा देता है, उसके बाद यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में किसी प्रकार का भी कोई विवाद होता है तो उसकी सुनवाई केवल उच्चतम न्यायालय करता है और उसका जो निर्णय होता है वो अंतिम होता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है। अनुच्छेद 71 ये कहता है। अनुच्छेद 72, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियां। कि राष्ट्रपति क्षमादान दे सकता है। इसमें 5 प्रकार की शक्तियों का उल्लेख है। क्षमा, पूरी सजा को ही राष्ट्रपति के द्वारा माफ कर दिया गया, मतलब क्षमा कर दिया गया। लघुकरण, दंड की प्रकृति को बदल दिया गया, जैसे कठोर कारावास को साधारण कारावास में बदल दिया। परिहार, दंड की अवधि को कम कर दिया, 20 साल की सजा को 10 साल में कर दिया। विराम, सजा को किन्हीं विशेष परिस्थितियों में कम कर दिया, जैसे कोई महिला प्रेग्नेंट है तो उसकी सजा में परिवर्तन कर दिया या कम कर दिया, उसको विराम कहते हैं। और प्रविलंबन, सजा पर अस्थायी रोक लगा दी। अनुच्छेद 72, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियों का उल्लेख है। इसमें कौन कौन सी हैं? क्षमा कर सकता है, पूर्ण रूप से माफ कर देना। लघुकरण, उसकी प्रकृति बदल देना। कठोर को साधारण परिवर्तन। परिहार, अवधि को कम कर देना 20 से 10 साल। विराम, विशेष परिस्थितियों में कम करना, जैसे महिला कोई प्रेग्नेंट है तो उसकी सजा को कम कर देना। ठीक है। और प्रविलंबन, सजा पर अस्थायी रोक लगा देना। यह अनुच्छेद 72 कहता है। अनुच्छेद 73, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। ये कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं भी याद रहे तो कोई जरूरी नहीं है, लेकिन हम सभी अनुच्छेदों का रिवीजन कर रहे हैं इसलिए मैंने इसको यहां पर लिख दिया है। अनुच्छेद 74, राष्ट्रपति को सहायता एवं परामर्श देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। ठीक है। राष्ट्रपति जो काम करेगा उसकी सहायता और परामर्श के लिए एक मंत्री परिषद होगी, जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह पर ही कार्य करेगा। यह अनुच्छेद 74 में लिखा हुआ है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया था कि राष्ट्रपति को जो भी सलाह या परामर्श भेजा जाएगा, राष्ट्रपति को वो मानना बाध्यकारी है या अनिवार्य है। लेकिन 44वें संविधान संशोधन द्वारा इस अनिवार्यता को समाप्त कर एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। एक बार पुनर्विचार या पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति उस सिफारिश को भेज सकता है या परामर्श को वापस मंत्रिपरिषद के पास भेज सकता है। लेकिन यदि मंत्रिपरिषद पुनः उसी परामर्श को भेजे तो राष्ट्रपति उसे मानने के लिए बाध्य है। ठीक है। यह अनुच्छेद 74 है। अगला अनुच्छेद 75, मंत्रियों के बारे में उपबंध। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। यह 75 एक वाला बिंदु आपको याद रखना है। इसमें 5-6 बिंदु आएंगे। पहला बिंदु आपको याद हो गया, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। ठीक है। राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर दी, फिर प्रधानमंत्री सलाह देगा या परामर्श करके राष्ट्रपति को बताएगा कि मुझे इन इन व्यक्तियों को मंत्री बनाना है। तो प्रधानमंत्री की सलाह पर
अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। ठीक है। प्रधानमंत्री को मिलाकर मंत्री परिषद की कुल संख्या लोकसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती। ये जो प्रावधान था ये 91वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा जोड़ा गया। प्रधानमंत्री को मिलाकर मंत्री परिषद की कुल संख्या लोकसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। ये जो प्रावधान था 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा जोड़ा गया था। ये बात भी आपको याद रखना है। इसके बाद चलते हैं हम आगे। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। ठीक है। इसके बाद चौथा बिंदु, सभी मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, अर्थात मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है। सॉरी। यदि कोई मंत्री संसद का सदस्य नहीं है तो उसे पद ग्रहण करने के 6 माह के भीतर संसद का सदस्य बनना आवश्यक है। इस बिंदु को समझिए। मंत्री कौन बन सकता है? वह व्यक्ति जो संसद का सदस्य है, लेकिन एक प्रावधान और किया गया है कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसको मंत्री बना दिया गया है लेकिन वो संसद का सदस्य नहीं है तो उसे 6 माह के अंदर संसद का सदस्य बनना होगा। यदि वो 6 माह में संसद का सदस्य बनता है तो वह मंत्री बना रह सकता है, और यदि वो नहीं बनता है तो उसका मंत्री पद चला जाएगा। ये बात आपको याद रखनी है। और इसका अगला बिंदु है, मंत्रियों के वेतन भत्तों का निर्धारण संसद द्वारा किया जाता है। ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। अनुच्छेद 75 में 6 बातें पढ़ी हमने। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कर देगा। प्रधानमंत्री को मिलाकर जो मंत्री परिषद बनेगी उसकी सदस्य संख्या लोकसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। इसके साथ साथ यह भी याद रखना है कि 91वें संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। ठीक है। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। कैसे? यदि सरकार लोकसभा में बहुमत खो देगी तो मंत्री परिषद भी खत्म हो जाएगी। ठीक है। व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति की प्रति उत्तरदायी होती है क्योंकि वो उनके प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। ठीक है। ये चौथा बिंदु था। पांचवा, कोई मंत्री जो बनेगा ना उसे संसद का सदस्य होना जरूरी है, लेकिन यदि किसी ऐसे व्यक्ति को मंत्री बना दिया जाता है जो संसद का सदस्य नहीं है तो उसे 6 माह में संसद का सदस्य बनना अनिवार्य है। यदि वह संसद का सदस्य बन जाता है तो ठीक, नहीं तो उसका मंत्री पद चला जाता है। मंत्रियों के जो वेतन भत्ते हैं उसका निर्धारण संसद द्वारा किया जाता है। ये बातें आपको इसमें याद रखनी है। अब हम चलते हैं अनुच्छेद 76 पर, भारत का महान्यायवादी। इसके बारे में संपूर्ण डिटेल हम जब महाधिवक्ता पढ़ेंगे तब साथ साथ पढ़ेंगे। अनुच्छेद 165 में जो महाधिवक्ता है वहां पर इन दोनों को एक साथ पढ़ेंगे। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है। आगे चलते हैं। अनुच्छेद 77, भारत सरकार के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे। ठीक है। ये सीधा सीधा आपको याद रखना है कि भारत सरकार का जो भी कोई काम होगा वो राष्ट्रपति के नाम से किया जाएगा। अनुच्छेद 78, इसमें प्रधानमंत्री के संवैधानिक कर्तव्यों का उल्लेख है। इसको आप मोस्ट इंपोर्टेंट में शामिल कर, यहां से सवाल पूछा जा सकता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से कौन कौन सी जानकारी ले सकता है? देश के प्रशासन के बारे में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से जानकारी ले सकता है। संसद में विधि निर्माण के बारे में जानकारी ले सकता है। किसी विषय पर मंत्री परिषद में चर्चा कराने के लिए भी कह सकता है। ये राष्ट्रपति के प्रधानमंत्री से पूछ सकता है। और इन जो तीनों कर्तव्य हैं, ये जो तीनों जानकारियां हैं, ये देना जरूरी है। ये प्रधानमंत्री के संवैधानिक कर्तव्य हैं। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन सीधा ये बनेगा, प्रधानमंत्री के संवैधानिक कर्तव्यों का उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? तो 78 में। ये बात आपको याद रखनी है। अनुच्छेद 79, संसद। संसद के 3 अंग होते हैं। कौन कौन से? राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। ये मान लो संसद है तो इसके 3 अंग है। ये राष्ट्रपति है, ये लोकसभा है, ये राज्यसभा है। इन तीनों को मिलाकर संसद का निर्माण होगा। ये आपको याद रखना है। ठीक है। ये हो गया राष्ट्रपति, ये हो गया लोकसभा और ये हो गया राज्यसभा। ठीक है। इन तीनों को मिलाने के बाद कंप्लीट संसद का निर्माण होता है। अनुच्छेद 80 जो है वो राज्यसभा के बारे में उपबंध है। राज्यसभा का निर्वाचन कैसे होगा, सदस्य संख्या कितनी होगी, किसके द्वारा इनका निर्वाचन किया जाएगा, इन सब बारे में उल्लेख अनुच्छेद 80 में है। राज्यसभा के बारे में राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होता है राज्यसभा के सदस्यों का चयन। अब हम 80 तक के आर्टिकल जो थे 71 से उनका रिवीजन करते हैं। अनुच्छेद 71 क्या कहता है? अनुच्छेद 71 कहता है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसकी सुनवाई उच्चतम न्यायालय करेगा और उसका निर्णय अंतिम होगा। यह कहता है अनुच्छेद 71। अनुच्छेद 72 क्या कहता है? राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां। क्षमादान शक्तियों में क्षमा, पूरी सजाई माफ कर दी,
लघुकरण, सजा की प्रकृति को बदल दिया, कठोर को साधारण कारावास। फिर आता है परिहार, सजा की अवधि कम कर दी, 20 से 10 साल कर दी जैसे, ठीक है। विराम, विशेष परिस्थिति में सजा कम करना, जैसे किसी प्रेग्नेंट महिला की सजा को कम कर दिया हो, ठीक है। और प्रविलंबन, प्रविलंबन का अर्थ होता है सजा पर अस्थायी रोक। अनुच्छेद 73 क्या कहता है? संघ की कार्यपालिका जो शक्ति है उसके विस्तार के बारे में अनुच्छेद 73 बताता है। अनुच्छेद 74, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी और राष्ट्रपति इसी मंत्री परिषद की सलाह पर कार्य करेगा। ये जो सलाह थी इसे 42वें संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को मानना अनिवार्य किया गया, लेकिन 44वें संविधान संशोधन द्वारा ये जो 44वें संविधान संशोधन द्वारा ये जो सलाह थी इसे एक बार पुनर्विचार के लिए भेजा जा सकता है, यह बताया गया अनुच्छेद 74 में। अनुच्छेद 75, अनुच्छेद जो 75 है उसमें मंत्री परिषद के बारे में उपबंध है। क्या उपबंध है? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कर देगा, ठीक है। दूसरा, प्रधानमंत्री को मिलाकर जो मंत्री परिषद बनेगी उसकी सदस्य संख्या लोकसभा की सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी, ठीक है। तीसरा, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। चौथा, सभी मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे, ठीक है। पांचवा, कोई भी व्यक्ति संसद का जो सदस्य नहीं है वो मंत्री नहीं बन सकता, लेकिन किसी व्यक्ति को संसद सदस्य न होते हुए भी मंत्री बनाया जाता है तो उसे 6 माह में संसद की सदस्यता लेना अनिवार्य है, अन्यथा उसकी मंत्री का जो पद था वो समाप्त हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद था मंत्रियों के जो वेतन भत्ते हैं उसका निर्धारण संसद करेगी, ये 75 था। अनुच्छेद क्षेत्र, महान्यायवादी का उल्लेख अनुच्छेद क्षेत्र में था, ठीक है, जो हम महाधिवक्ता के साथ पढ़ेंगे, जो अनुच्छेद 165 में उल्लेखित है। अनुच्छेद 77, भारत सरकार के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे। अनुच्छेद 78, प्रधानमंत्री के संवैधानिक कर्तव्य, इसके तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से निम्न जानकारी ले सकता है। कौन कौन सी? देश के प्रशासन के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है, ठीक है। दूसरा था विधि निर्माण के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है और किसी मामले पर मंत्री परिषद में चर्चा करने के लिए कह सकता है। अब आते हैं 79 में संसद का उल्लेख। संसद के कितने अंग होंगे इस बात का उल्लेख अनुच्छेद 79 में है। 3 अंग है संसद के, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, इन तीनों को मिलाकर संसद का निर्माण होता है। और अनुच्छेद 80 क्या कहता है? अनुच्छेद 80 कहता है राज्यसभा के बारे में उपबंध या राज्यसभा की संरचना अनुच्छेद 80 में बताई गई। इसमें निर्वाचन की विधि, निर्वाचन कौन करेगा, सदस्य संख्या कितनी होगी, ये सब अनुच्छेद 80 में है, जो हम डिटेल में जब पॉलिटी पढ़ेंगे उसमें डिस्कस करेंगे। अब हम चलते हैं अनुच्छेद 81 पे। अनुच्छेद 81 के बारे में लोकसभा के बारे में उपबंध है। यही उपबंध जो राज्यसभा के बारे में किए गए थे अनुच्छेद 81 में, वो लोकसभा के बारे में। अनुच्छेद 82, परिसीमन, इसमें निर्वाचन, चुनाव, कौन जीतेगा, क्या प्रक्रिया होगी, प्रत्यक्ष चुनाव होगा, अप्रत्यक्ष चुनाव होगा, वो सब इसी में उल्लेखित है लोकसभा के बारे में। अनुच्छेद 82, परिसीमन, प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन किया जाएगा कि प्रत्येक 10 वर्ष बाद जो जनगणना होती है उसके बाद परिसीमन आयोग बनाया जाएगा और वो सीटों का पुनरावंटन करेगा। ये सब बात अनुच्छेद 82 में है, ये परिसीमन से संबंधित चीज है, ठीक है। अनुच्छेद 83, सदनों का कार्यकाल, जो संसद के सदन है उनका कार्यकाल कितना होता है इसका उल्लेख अनुच्छेद 83 में। अनुच्छेद 83 में राज्यसभा स्थायी सदन होता है। जब राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता, राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, राज्यसभा का अस्थायी सदन है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है और प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य अवसान ग्रहण करते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है और राष्ट्रपति कार्यकाल से पूर्व भी इसे भंग कर सकता है। और एक उपबंध और है लोकसभा के बारे में कि राष्ट्रीय आपातकाल के समय कार्यकाल 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। ये आपको लोकसभा के बारे में याद रखना है। ये चीज आप याद रखना कि लोकसभा का कार्यकाल कब बढ़ाया जा सकता है या 1 वर्ष तक कब बढ़ाया जा सकता है। जब राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति हो तो 1 वर्ष बढ़ाया जा सकता है। अनुच्छेद 84, संसद के सदस्यों की योग्यताएं क्या है? भारत का नागरिक हो, लोकसभा के लिए उसकी आयु 25 वर्ष और राज्यसभा के लिए उसकी आयु न्यूनतम आयु 30 वर्ष हो, तब वह सदस्य बन सकता है। और भारत में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता सूची में उस व्यक्ति का नाम होना चाहिए। ये योग्यताएं थी संसद के सदस्य बनने की। अब अनुच्छेद 85 आता है।
संसद के 70 कौन बुलाएगा, कौन सत्रावसान करेगा, इसके बारे में उपबंध है। राष्ट्रपति संसद के 70 बुलाते हैं या आहूत करते हैं, सत्रावसान करते हैं तथा लोकसभा को भंग करते हैं। सीधा का सीधा याद करना है, रटना है, यहां समझाने लायक कुछ भी नहीं। राष्ट्रपति संसद के 70 बुलाते हैं, सत्रावसान करते हैं तथा लोकसभा को भंग करते हैं। अनुच्छेद 85 में लिखा हुआ है। ठीक है। अनुच्छेद 86, राष्ट्रपति संसद को संबोधित करने की शक्ति रखते हैं तथा संसद को संदेश भेजने का अधिकार भी राष्ट्रपति को है। ये बात अनुच्छेद 86 में लिखी हुई है। अनुच्छेद 87, राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। राष्ट्रपति लोकसभा के चुनाव होंगे ना, लोकसभा के जो आम चुनाव होंगे उसके बाद के पहले 70 और वर्ष के प्रथम 70 को अनिवार्य रूप से संबोधित करेंगे। ये बात अनुच्छेद 87 में लिखी हुई है। ठीक है। अनुच्छेद 88, महान्यायवादी और मंत्री, जो भी मंत्री हैं, मंत्रिपरिषद के जो भी सदस्य हैं, एक जो व्यक्ति जो मंत्री होता है वो और महान्यायवादी, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 76 में। संसद के जो सदन है वो उसके किसी भी सदन की जो बैठक है उसमें भाग ले सकते हैं, वाद विवाद भी कर सकते हैं, लेकिन महान्यायवादी तो मत देगा ही नहीं, क्योंकि वो संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं होता है। और मंत्री उसी सदन में वोट देगा जिस सदन का वो सदस्य है। ये बात आपको याद रखनी है ना। यह अनुच्छेद 88 कहता है। अनुच्छेद 79, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति का वर्णन है। राज्यसभा के सभापति के बारे में हमें पता ही है कि राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं पदेन अनुच्छेद 64 के तहत। तो उपसभापति का चुनाव कैसे होगा इसके बारे में यहां उल्लेख है। अनुच्छेद 90, उपसभापति का कार्यकाल और हटाने की प्रक्रिया क्या होगी, इसका उल्लेख अनुच्छेद 90 में है। याद रखना है खाली इनको, ये इतने इंपॉर्टेंट अनुच्छेद नहीं है, फिर भी याद रखना है। सभापति की अनुपस्थिति में कार्य का निर्वहन कैसे किया जाएगा। यदि सभापति नहीं है तो उपसभापति सभापति का कार्य करेगा, और यदि उपसभापति भी नहीं है तो एक पैनल बनाया जाएगा सदस्यों को मिलाकर, उस पैनल के द्वारा इसका काम किया जाएगा। इसके अलावा दोनों पद रिक्त होने की स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा एक अस्थायी सभापति भी बनाया जा सकता है, अनुच्छेद 91 कहता है। अनुच्छेद 92, पद से हटाने संबंधी प्रस्ताव जब विचाराधीन होगा तो सभापति और उपसभापति पीठासीन अधिकारी नहीं होंगे। ठीक है। अब हम 81 से एक बार पुनः रिवीजन कर लेते हैं। अनुच्छेद 81, लोकसभा की संरचना का इसमें उल्लेख किया गया है। इसमें लोकसभा का चुनाव कैसे होगा, प्रत्यक्ष होगा, अप्रत्यक्ष होगा, लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी होगी, उन सब के बारे में उल्लेख। अनुच्छेद 82 परिसीमन आयोग से संबंधित है, यह आपको याद रखना है। अनुच्छेद 83 सदनों का कार्यकाल क्या होगा, इसके बारे में इसमें उल्लेख किया गया है। राज्यसभा स्थायी सदन और लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष। अनुच्छेद 84 संसद के जो सदस्य हैं उनकी योग्यताएं क्या होंगी। भारत का नागरिक हो, राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष, लोकसभा के लिए 25 वर्ष, और भारत के लोकसभा क्षेत्र के निर्वाचन क्षेत्र जो है ना उसमें मतदाता सूची में उसका नाम होना चाहिए, किसी भी लोकसभा क्षेत्र के निर्वाचन में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। 85 राष्ट्रपति संसद के 70 बुलाते हैं, सत्रावसान करते हैं और लोकसभा को भंग करते हैं। ठीक है। 86 संसद को संबोधित करने की शक्ति होती है राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति संसद को संदेश भेजने का अधिकार भी रखते हैं। ठीक है। 87 लोकसभा चुनाव जो होंगे उसके बाद के पहले 70 और प्रत्येक वर्ष के प्रथम 70 को अनिवार्य रूप से राष्ट्रपति संबोधित करेंगे, यह लिखा गया है अनुच्छेद 87 में। अनुच्छेद 88 मंत्री और महान्यायवादी दोनों सदनों की बैठकों में भाग ले सकते हैं, वाद विवाद कर सकते हैं, लेकिन मत उसी सदन में देंगे जिसके वो सदस्य हैं। मंत्री सदस्य होता है किसी दोनों में से एक सदन का, तो जिस सदन में मंत्री सदस्य वहां वोट देगा। महान्यायवादी दोनों सदनों में नहीं होता है, इसलिए महान्यायवादी कहीं भी मत नहीं देगा। 89 सभापति और उपसभापति का निर्वाचन कैसे होता है। सभापति पदेन होते हैं, अनुच्छेद 64 में हमने पढ़ लिया, राज्यसभा के पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं। और उपसभापति का चुनाव कैसे किया जाएगा, अनुच्छेद 89 में। 90 में उनके कार्यकाल और पद से हटाने की विधि का उल्लेख है। ठीक है। अनुच्छेद 91 में यह बताया गया है कि जब सभापति नहीं होंगे तो उपसभापति कार्य करेंगे, उपसभापति भी नहीं होंगे तो एक पैनल के द्वारा यह कार्य किया जाएगा। इसमें यह भी बताया गया है कि यदि दोनों ही पद रिक्त हैं तो एक अस्थायी सभापति की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। अनुच्छेद 92 कहता है कि जब भी इन दोनों को हटाने का प्रस्ताव होगा, सभापति और उपसभापति को विचाराधीन होगा, तो ये दोनों ही व्यक्ति पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्य नहीं कर सकते। ये बात अनुच्छेद 92 कहता है। अब हम अनुच्छेद 93 अब चलते हैं। लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में जो उपबंध है वो अनुच्छेद 93 में कि उनकी चुनाव कैसे किया जाएगा, चुना किसको जाएगा, इस बारे में। ठीक है।
लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का कार्यकाल और हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख अनुच्छेद 94 में है। अनुच्छेद 95 अध्यक्ष की अनुपस्थिति में कार्य उपाध्यक्ष करेगा, उपाध्यक्ष भी नहीं है तो पैनल द्वारा करेगा, और दोनों पद रिक्त हैं तो राष्ट्रपति अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त करेगा। वही है जो 88 से 92 तक पढ़ लिए। वो राज्यसभा के बारे में थे, ये लोकसभा के बारे में। आप इनको ऐसे कंपेरिजन करके चलेंगे ना तो आसानी से याद हो जाएंगे। आप देखिए कि 88 से 92 हमने वो पढ़ लिया राज्यसभा, तो अब लोकसभा के बारे में भी तो आएंगे ना, तो ये लोकसभा के उपबंध है। 96 पद से हटाने संबंधी प्रस्ताव विचाराधीन होने पर अध्यक्ष उपाध्यक्ष का पीठासीन अधिकारी नहीं होना। वही सेम चीज जो 88 से 92 में पड़ी, वही 92 से 96 में। अब आते हैं अनुच्छेद 97। सभापति, उपसभापति, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते अनुच्छेद 97 के तहत निर्धारित होते हैं। ठीक है। अनुच्छेद 98 राज्यसभा व लोकसभा के पृथक पृथक सचिवालय, दोनों के पृथक पृथक सचिवालय बनाए जाएंगे। ये बात हमें याद रखनी है। अनुच्छेद 99 सांसदों का शपथ लेना आवश्यक है। शपथ संसदों का लेना आवश्यक है, यह बात आपको याद रखनी है। अनुच्छेद 100 गणपूर्ति, कोरम क्या होगा किसी भी सदन की कार्रवाई को चलाने का। तो संविधान में जो लिखा गया था वो था 10%। जैसे कि लोकसभा की सदस्य संख्या 543 है तो इसका 10% लगभग 54 होता है। 54 55, तो 55 सदस्य जब होंगे तब लोकसभा की कार्रवाई चल सकती है। सॉरी, ठीक है। अनुच्छेद 101 स्थानों का रिक्त होना, इसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। स्थान कैसे रिक्त हो सकते हैं। एक व्यक्ति संसद का सदस्य भी बन जाए और राज्य विधानमंडल का सदस्य भी बन जाए तो उसका स्थान रिक्त हो जाएगा। एक व्यक्ति जो कि इसका शपथ ना ले, सांसद की शपथ ना ले, एक अवधि होती है उसके भीतर, तो हो जाएगा। एक व्यक्ति काफी समय से इनकी बैठकों में शामिल नहीं हो रहा हो या सत्र में उपस्थित नहीं हो रहा हो तो हो जाएंगे। ये सारे प्रावधान जब हम डिटेल से पॉलिटी पढ़ेंगे तो उसमें डिस्कस करेंगे। अभी हम एक बार फिर रिवीजन कर लेते हैं। 93 से लेकर 93 लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष के चुनाव, 94 कार्यकाल और उन्हें हटाने की प्रक्रिया, 95 जब अध्यक्ष नहीं होगा तो उपाध्यक्ष कार्य करेगा, उपाध्यक्ष नहीं होगा तो पैनल करेगा, 96 हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन है तो पीठासीन अधिकारी नहीं रहेगा, 97 इन सभी के वेतन भत्ते, 98 पृथक पृथक सचिवालय, 99 शपथ लेना, सांसद शपथ लेना आवश्यक, 100 गणपूर्ति 10% होगी और 101 स्थान किस आधार पर रिक्त होंगे, इसके बारे में उल्लेख है। आज की क्लास में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में और भी इंटरेस्टिंग तरीके से पॉलिटी पढ़ने के लिए।